हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया होगे और मस्त कर रहे होगे। तो देखो, आज का वीडियो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है। सो लेट्स बी स्टार्ट दैट। ओके, देखो ये थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, आवाज बहुत ज्यादा चली जाती है फिर। बस। अब आज का वीडियो हमारा करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज के ऊपर। सो देन दैट लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। तो देखो यार, स्लाइड चेंज करनी पड़ती है ना इस। तो देखो आज का हमारा क्या है, मल्टी फेज जो रोल ऑफ मनी, ये आज हमारा टॉपिक है। तो चलो फिर इस टॉपिक को ही स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टी फेज रोल ऑफ मनी। तो देखो इसमें हमारा मनी जो है तीन टाइप्स की थी और है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और यह कंटेंजेंट फंक्शन। इसको कुछ लोग कहते हैं टर्शियरी फंक्शंस। टर्शियरी फंक्शन, टर्शियरी फंक्शन, ओके। टर्शियरी फंक्शंस भी कहते हैं इसको। तो देखो प्राइमरी फंक्शन क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम एक्सचेंज क्या होता है, जब मनी जो थी और है एक एक्सचेंज की तरह यूज होता है, क्योंकि मनी से हम लोग कोई भी चीज कभी भी खरीद सकते हैं कहीं पर भी। बट बार्टर सिस्टम में ये नहीं था। बार्टर सिस्टम में जो था ये है कि हम प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे से। पर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम भी थी, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को सॉल्व करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया और मनी ने वो कर भी दिया। मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके मनी मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स को सॉल्व किया और हमें वो प्रॉब्लम रिसॉल्व करके दे दी। अब हम लोग कोई भी चीज खरीदनी होती है तो मनी के टर्म्स में खरीद लेते हैं। बट पहले ये था कि अगर जैसे किसी हमारे पास वीट है, ठीक है, हमारे पास वीट है और सामने वाले के पास वीट उसको चाहिए ही नहीं, बट हमें उसकी चीज चाहिए। तो यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। बट आज के युग में हमारे पास वीट हो, मनी हो, कुछ भी हो, सामने वाले का वो चीज है जो हमको चाहिए तो हम उसको पैसे देके वो चीज खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से ये होता है कि हम उससे सेकंड पॉइंट निकलता है कि मेजर ऑफ वैल्यू। यानी अब हर चीज की जो वैल्यू है वो मनी के टर्म्स में डिफाइन होने लगी। जैसे कि प्रोवाइड कॉमन यूनिट टू एक्सप्रेस द वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हर चीज की जो वैल्यू है वो मनी के टर्म्स में डिफाइन होने लगी। अब हमें कोई भी चीज खरीदनी है तो हम उसको मनी दे के खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब जो पहले के टाइम में बाटर सिस्टम में हम लोग कोई भी चीज स्टोर नहीं कर सकते थे। मनी उनके लिए मनी उनकी चीज ही होती थी। अब जैसे कि किसी वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया वेट ऑफ हंड्रेड शूज। तो हमें किसी को मतलब वेट हमने उससे शूज लेके कह दिया कि भैया वेट तुमको बाद में दे देंगे। भैया वेट उसको अभी जरूरत है, उसको अभी चाहिए, बाद में अगर मान भी गया चलो भाई बाद में देना, तो वेट तो खराब हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसीलिए मनी यहाँ पे आता है। मनी जो है जैसे कि हमने उससे कह दिया भैया कि कल पैसे ले लेना, आज है नहीं तो ठीक है भाई कल ले लेंगे, क्योंकि मनी की तो वैल्यू सेम ही रहेगी। आज नहीं तो कल, एक साल बाद भी सेम ही रहेगी उसकी वैल्यू, जब तक कि गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर से हटा नहीं देती। और वो कोई हटाती भी नहीं इतनी जल्दी। ये नहीं कि हर 10 दिन पे लीगल टेंडर से हट रहे मनी, ऐसा थोड़ा ना होता है, सालों रहता ही है एकदम। मोदी जी हटा देंगे वो अलग बात है, 2000 का नोट हटा दिया फिर से स्टैंडर्ड। और फिर अगला पॉइंट आता है स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, अब जैसे कि कोई भी चीज तुम जैसे फ्यूचर पेमेंट में ले रहे हो, का क्रेडिट लेने, जैसे आजकल बहुत चला है क्या, ईएमआई। ईएमआई आजकल बहुत ज्यादा ही चल गई है। कोई भी आईफोन लेना है, आईफोन लेना है भैया, भैया ईएमआई पे दे दो यार, आईफोन ईएमआई पे ले लेता हूँ मैं। मतलब शो ऑफ करने के लिए आईफोन ईएमआई पे ले रहे हो भाई। तुम्हारे पास अगर इतना पैसा नहीं है तो क्यों ले रहे हो भाई ईएमआई पे? 7-7 हजार, 10-10 हजार की ईएमआई बना के तुम पूरा पूरा साल चला रहे हो ईएमआई। तो मतलब यहाँ पे मेनली वो सब छोड़ो, मेनली यहाँ पे क्या है, वो अपनी चीज जो ईएमआई पे ले रहा है, यानी बाद में वो उसका पेमेंट कर देगा। तो वही होता है स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, बाद में कर देना। फिर ये आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती है जैसे मैंने किसी से कोई चीज खरीद ली, अभी जो मेरे पास 10 रुपए मनी है, 10 रुपए की चीज खरीद लिया मैंने, उससे मैंने वो प्रोडक्ट ले लिया। अब जो मेरे पास 10 रुपए की मनी की पावर है वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने उसको पैसे दे दिया, अब उसके पास वो पावर चलेगी, अब वो उस 10 रुपए से कोई भी चीज खरीद सकता है। अब तुम नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं वो, वो पावर ही नहीं है तुम्हारे पास, तुमने किसी और को ट्रांसफर कर दी, एक प्लेस से दूसरी, एक पर्सन टू अनदर पर्सन। ये सब करने से वैल्यू ट्रांसफर होती है मनी की, ओके। फिर आता है कंटिंजेंट फंक्शन, लास्ट फंक्शन, basis of credit underpins the modern credit system.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम और मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब जो मनी है वो नेशनली पूरे इनकम हमारी इकोनॉमी में ट्रांसफर होती है। और कौन करती है? आरबीआई। आरबीआई के पास पूरी इनकी पूरी अरे उनके पास वो हक है कि वो उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट देखो, जो आरबीआई होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? नोट छापती है। और जो कॉइन्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है, आरबीआई कभी नहीं छापती है। तो सो यहाँ पे आरबीआई की बात, आरबीआई को भी ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई अब इतने नोट छापो, देन ही वो छापती है। और ये नेशनल मनी जो है, और एक बात तुमको यहाँ पे लिखी नहीं है स्लाइड में, मैं वैसे बता दे रहा हूँ। जो मनी है, मनी तब तक अच्छी है जब तक वो कंट्रोल में सप्लाई हो रही है। जिस दिन वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई ना मनी, तो वो तुम्हारे लिए कर्ज बन जाएगा। तुम बजा लो पहले, तुम अलग मेरे लिए कर्ज बने हो। कर्ज मतलब होता है श्राप, ठीक है, डेंजर, डेंजरस। जब मनी ज्यादा तुम्हारे पास आ गई ना, सप्लाई ज्यादा हो गई ना, तो एक डेंजरस बन जाता है, क्योंकि फिर महंगाई बहुत बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने से फिर लोग, जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद सकते ना उस चीज को। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। चलो अगले स्लाइड पे चलते, क्या है देखें। यहाँ पे इवोल्यूशन मनी, मनी कैसे कैसे हम इवोल्यूट हुई है, मतलब आज पहले क्या थी आज क्या है, वो सब कैसे क्या हुआ है। तो पहले क्या था? मेटेलिक मनी। पहले हमारे इकोनॉमी में मेटेलिक मनी चलती थी। मेटेलिक मनी जैसे कि गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ये सब चलती थी, जिनकी जो इंट्रेंसिक वर्थ थी वो ज्यादा होती थी और ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती थी। ठीक है, इंट्रेंसिक वर्थ मतलब जैसे कि कोई गोल्ड का कॉइन है, गोल्ड का कॉइन है। अब गोल्ड के कॉइन जो है, उस गोल्ड के कॉइन की ही वैल्यू ज्यादा है। उसमें जो जैसे कि एक मानो ये गोल्ड का कॉइन है, इसमें सरकार ने दे दिया कि ये 10 रुपए की इसकी वैल्यू है। बट उस जो कॉइन है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उस मेटल की वैल्यू ज्यादा है। सो यहाँ पे 10 रुपए की वैल्यू, यहाँ पे लोग पिघलाने लगे इस चीज को। और जब पिघलाने लगे तो गोल्ड उनके पास आ गया, गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। सो फिर गवर्नमेंट को इसको बंद करना पड़ा और फिर पेपर मनी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। पेपर मनी जैसे कि मेटल, पेपर मनी में तो तुम लोग जानते ही होगी, जैसे कि आप भी नोट यूज करते हो नॉर्मल, वही सब। ठीक है। फिर आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मतलब बैंक डिपॉजिट, मतलब फॉर अलाउइंग फॉर लार्ज एक्शन विदाउट फिजिकल कैश। फिजिकल कैश अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्रेडिट मनी को यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए। नियर मनी, हाईली लिक्विड एसेट लाइक बॉन्ड एंड ट्रेजेबल कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स हमारी हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये इनके इनके इनकी वजह से हम, हमारा जो पैसा है वो कैश में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कैश का ट्रांजेक्शन है, मॉडर्न कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई यूपीआई भी तो आती होगी इसमें। यूपीआई भाई डिजिटल ट्रांजेक्शन है, वो प्लास्टिक मनी नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे प्लास्टिक मनी में आती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीजें आती हैं। ओके, जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सब आते हैं। फिर क्या है? अंडरस्टैंडिंग मनी क्लास, मनी कितने क्लासिफाई है कुछ कुछ टाइप में, वो देख लेते हैं। यहाँ पे फिर मैं ऐसे देख लेता हूँ किस टाइप में होते हैं, और फिर एट द लास्ट आज की वीडियो में ही बताऊंगा कि क्या होता है। आज की वीडियो या कल की वीडियो में इसको बताया जाएगा कि इसको, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा 4 स्लाइड बना के रखी है। वो मैं अभी तुमको दिखा नहीं सकता, सॉरी। पहले बता देता हूँ। देखो, क्लासिफाइड किसमें? फियाट मनी, फिड्यूशियरी मनी, और आखिरी में रिजर्व रिप्रेजेंटेटिव मनी। ये तीन है, फियाट मनी, फिड्यूशियरी मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है। चलो अगली साइड पे चलते हैं। मैंने बोला था ना तुमको भी, मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है और डिफाइनिंग कैसे स्टेबिलिटी ही हमारी इकोनॉमी की डिफाइन करती है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड रेफर टू सिस्टम बाय व्हिच द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज डिटरमाइंड एंड मेंटेन्ड। जो मॉनेटरी सिस्टम है वो हमारी, जो सिस्टम की करेंसी की वैल्यू है उसको डिटरमाइन करती है, मेंटेन करती है, मतलब हर चीज मेंटेन रखती है वो स्टेबिलिटी एक प्रोवाइड करती है, कॉन्फिडेंस इन एन इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। ठीक है। मीनिंग क्या है? अब मॉनेटरी स्टैंडर्ड डिफाइन द टाइप्स ऑफ मनी। जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो मनी के टाइप्स को डिफाइन करती है इकोनॉमी में, और उनकी वैल्यू कैसे क्या फिक्स रहेगी उसको डिफाइन करती है। और अगेंस्ट कम्युनिटी, मतलब किसी दूसरे कंट्री की करेंसी से हमारी कंट्री की करेंसी को मजबूत बनाती है। अब बनाती क्या है, डॉलर आज कहाँ से क्या हो गया वो अलग बात है, बट हाँ थोड़ा तो मजबूत है, बाकी कंट्रीज भी हैं उनसे मजबूत है। फीचर्स क्या है? इंश्योर्स कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। ये जो करेंसी होती है उसकी कन्वर्टेबिलिटी को इंश्योर कर रखता है। मेंटेन करेंसी स्टेबिलिटी, करेंसी की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है कि कभी कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब ज्यादा ना गिर जाए वैल्यू उसकी, ये सब।
फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकता है, होता है, होता है भाई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। देखो जब हम लोग कोई चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमारी नेशन की जो इन्फ्लेशन है उस पर भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब फर्क डालता है। एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ जाता है वही चीज में। ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी हेल्थ है उसको भी संभालता है। फिर यहाँ पे आता है गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो एक ये हिस्टोरिकल बेंचमार्क है। क्या है इसमें? कुछ कुछ टाइप्स होते हैं इसके, और एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉज हर चीज के ये सब होते हैं। देखो तो आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, पहले टाइप्स पढ़ते हैं। देखो क्या है गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड। गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है। गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड हो गया, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड हो गया, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। सो पहले देख लेते हैं गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड क्या होता है। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड जो होता है वो 1925 में 1925 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में। ओके, सो गोल्ड बुलियन जो था वो गोल्ड स्टैंडर्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट मैं बता दे रहा हूँ तुमको। गोल्ड कॉइन्स डू नॉट सर्कुलेट, जो गोल्ड कॉइन्स होती है वो सर्कुलेट नहीं करती है। द एक्चुअल करेंसी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी एंड अदर टोकन कॉइन्स व्हाइल गोल्ड कॉइन्स डू नॉट सर्कुलेट। द सेंट्रल बैंक इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट them into गोल्ड बुलियन। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसको अगले अगले वीडियो में यहाँ पे मेंशन करके भी मैं बता सकता हूँ। फिर आप देखो एडवांटेज क्या है इसके। इसके एडवांटेज भी बहुत सारे। प्राइस स्टेबिलिटी, इसके चक्कर में जो हमारी कंट्री की जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में प्राइस स्टेबल रहने लगी, ऑटोमेटिक सिस्टम, नो डिमांड ऑफ गोल्ड, इसके चक्कर प्राइस स्टाइल स्टोर ये सब आने लगा। ये सोचो अगले वीडियो में बताऊं, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा ही नहीं है इसने, इस स्लाइड में यार लिखा नहीं है, अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देख लेते क्या क्या बताना है। हाँ बायोमेटालिज्म इसमें लिखा है थोड़ा बहुत, ज्यादा 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 है ही नहीं इस वाले में, तो जो लिखा है उतना बहुत है इसके लिए। बायोमेटालिज्म क्या है? एक मॉनेटरी सिस्टम वेयर टू मेटल्स टिपिकली गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड एज लीगल टेंडर। ये मोनो बायोमेटालिज्म क्या होता है? दो, बायो मतलब क्या होता है? टू, और मोनो मतलब क्या होता है? वन। ओके, सो देखो बायोमेटालिज्म मतलब दो चीज होती हैं, तो यहाँ पे दो मेटल यूज होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि लीगल टेंडर था पहले, अब नहीं है। अब गोल्ड एंड सिल्वर को कोई लीगल टेंडर मानता ही नहीं है। ठीक है, मेरिट्स इसके क्या क्या है? ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई। हाँ भाई, इसकी स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी थी। इसकी जो वैल्यू बढ़ती कभी, मतलब यही था कि वैल्यू कभी बढ़ती रहती थी घटती रहती थी। ये इसका एक तरीके से कहा जाए तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ब्रॉडर बेस फॉर करेंसी, हाँ बेस भी इसका बढ़िया था, बट इसको लोग ने गलत चीजों के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि इसको मिंट करके, जैसे कि गोल्ड का, जैसे कि मानो गोल्ड है, राइटिंग समझ जाना यहाँ पे, गोल्ड है, ठीक है। सो गोल्ड अब लोग मिंट करने लगे। क्या मिंट मतलब? होता है पिघलाना। अब उस गोल्ड को पिघला के उसको महंगे दाम में बेचने लगे, क्योंकि देखो गोल्ड की वैल्यू हमेशा ऊपर नीचे होती थी, तो गोल्ड कभी महंगा जैसे हो गया तो पिघला के बेच दिया। अब उनको उसकी उस वैल्यू, मतलब जो उस कॉइन की वैल्यू है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की, उससे ज्यादा उसका पैसा मिल रहा है, तो वो वही करेगा ही भाई। फिर क्या है, यहाँ वो लिखा है जेरेशम्स लॉ, बैड मनी ड्राइव्ड आउट गुड। जो जेरेशम्स का लॉ था, उन्होंने कहा कि तुम जो बैड मनी है उसको निकालो और तुम गुड मनी को लाओ। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग, हाँ फिक्स रेशियो मेंटेन करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है ऊपर नीचे बहुत तगड़ी से होने लगी आखिर में। मतलब कब, अभी अभी का तुमको एग्जांपल मैं अपना खुद का बताता हूँ। मैं कोलकाता का हूँ, ठीक है। मतलब कोलकाता गया था, तो वहां ही मेरा घर है, तो वहां मैंने मतलब ज्वेलरी शॉप में गया था मैं वहां पे, ठीक है। तो मैंने वहां पूछा मतलब कितने का, मतलब गोल्ड रेट क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला 96,000 के आसपास चल रहा है। और आज अक्टूबर चल रहा है, वो अप्रैल की बात है और अब अक्टूबर है। कितने महीने का टाइम गया है? 5-6 महीने का टाइम गया है, ठीक है। तो इतने टाइम गैप में कितना, तुम लोग सोच लो कितना बड़ा होगा। आज है 1,28,000 पे। सोचो इतनी ज्यादा वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो रही है, आज होता होता तब भी होती होगी, ठीक है। इतनी ज्यादा वैल्यू अगर ऊपर नीचे होगी तो ये बायोमेटालिज्म चल ही नहीं पाएगा। ये मेन मकसद था तुमको समझाना। मोनोमेटालिज्म क्या होता है? मोनोमेटालिज्म में सिर्फ एक कॉइन होता है, कोई भी, चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिल्वर गोल्ड बनाया, इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों बनाया है। प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है? प्रॉस मतलब तुमको अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। प्रॉस मतलब ही मेरिट्स होते हैं। ये कहाँ गया? प्रॉस मतलब ही मेरिट्स होते हैं और कॉन्स मतलब डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है। एक बार इसको रेस कर दूं, एक मिनट, ठीक है। सिंपलिसिटी एंड ईज ऑफ मैनेजमेंट है।
इससे क्या हेल्प हुई हमें? देखो सिंपलिसिटी हमारी हो गई, मतलब अब हमारे पास एक ही चीज है। पहले दो चीज थी, अब हमारे पास एक ही चीज हो गई। देखो पहले हमारे पास ये दो चीज थी, अब हमारे पास एक ही चीज हो गई। तो इससे सिंपलिसिटी हमारी कंट्री मतलब बढ़ गई। फिर क्या, अवॉइड ग्रेसम्स लॉ। इससे जो ग्रेसम्स का लॉ था वो चेंज हो गया। ग्रेसम्स का लॉ चेंज हो गया, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला था ना कि बहुत तेज, मतलब अगर किसी चीज की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो उसको वो कॉइन उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जब एक ही चीज होगा कोई एक चीज के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं ज्यादा। लिमिटेड मनी सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी टू सप्लाई शॉक्स और सिंगल मेटल। यहाँ पे शॉक कम मिलने लगा, शॉक कम मतलब हमें जो है झटके कम मिलने लगे कि हाँ भाई इस चीज की इतनी वैल्यू क्यों हो रही है सब। फिर क्या है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। पेपर करेंसी के कुछ प्रिंसिपल हैं, कैसे वो इश्यू होते हैं, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। देखो प्रिंसिपल ऑफ इशू, पहले हम लोग देख लेते हैं मेथड क्या है इसके, और प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। चलो लगे हाथ पहले। करेंसी नोट्स आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक। जो करेंसी नोट्स होती है वो जो होती है सेंट्रल बैंक इशू करती है। कौन करती है? सेंट्रल बैंक। ऑफन बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम था मतलब उस पर बेस्ड होता है। मैनेज बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। ये जो होता है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पॉलिसी, सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई है, तो ये दोनों पे डिपेंड, यही दोनों मैनेज करती है इसको। इसको इशू कैसे किया जाता है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या टाइप्स में इनको इशू किया जाता है। पहला फिक्स्ड फिड्यूशियरी मनी, फिर आता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मैं इसीलिए इसको देखो टाल रहा हूँ, ये जो मेथड ऑफ इशू है इस पे एक अलग वीडियो आएगी गाइस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, सच्ची बता रहा हूँ, ये पेपर में आ सकता है, तो इसके लिए मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। अगली वीडियो पहले बार अब इसकी डायरेक्ट वीडियो आएगी, ठीक है, इसीलिए मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। फिर क्या है, एडवांटेज क्या है उसकी, इलास्टिसिटी ऑफ मनी सप्लाई। इसकी इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया होती है मनी सप्लाई की, मतलब कभी भी इसको रोक सकते हो, कभी भी इसको ज्यादा कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, कहाँ गया अबे पॉइंटर, कहाँ गया? कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। हाँ भाई इसमें पैसा कम लगता है पेपर करेंसी में। अब क्यों लगता है? देखो पेपर करेंसी में पैसा कम लगता है, बट हाँ बहुत चीज इसमें दिक्कत भी करती है यार। देखो मैं तुमको पहले एडवांटेज ही बता देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ मनी से मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन क्यों है? देखो पेपर क्या, पेपर ज्यादा महंगा नहीं आता भाई। पेपर बनाने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती। अब वही अगर इसको यहाँ पे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, मेटेलिक कॉइन, इन सब में ज्यादा पैसा लगता है बनाने में। तभी का जो अभी तभी गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके इसको इशू नहीं करती ज्यादा कॉइन्स को, इसीलिए सब ज्यादा पेपर मनी चलती है। ओके, बट इसका एक डिसएडवांटेज तुमको ये बता दे रहा हूँ। देखो इसका डिसएडवांटेज ये है कि खराब बहुत जल्दी होता है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। अब जैसे कि कहा कि तुमने मतलब पॉकेट में 4-5 दिन में रखा रहा ना तो खराब हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। बट अगर वही कॉइन रखा रहा वो कभी खराब नहीं होता, कभी सच्ची में खराब नहीं होता। फिर क्या आता है, फैसिलिटेट एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में है मतलब अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इसको तुम किसी को जितना भी दोगे कोई नहीं तुमको रोक सकता। ये भी एक पॉइंट था इसका। अब लिमिटेशंस क्या है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इज सप्लाई इज कंट्रोल्ड। देखो रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इज सप्लाई इज कंट्रोल, मतलब देखो इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें इन्फ्लेशन का रिस्क बहुत होता है कि अगर ज्यादा करेंसी और ज्यादा नोट्स इश्यू हो गए इकोनॉमी में, देन ये बहुत बड़ी दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा नोट्स इश्यू हो गए तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और डिमांड बहुत तगड़ी से बढ़ेगी, और उससे मतलब हर चीज महंगी होगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। इससे लोगों को भी दिक्कत होगी, आम लोगों को भी दिक्कत होगी, और सर मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। पर जैसे कि हुआ भी, और ये हुआ भी है, रियली में हुआ है। चाइना, रशिया, यूके, इन 3 जगह पे ये बहुत तगड़े से हुआ है। अब मैं तुमको बताता हूँ रशिया में कब हुआ था। रशिया में हुआ था 1917 में, ये चीज दिक्कत आई थी 1970 में। जर्मनी में हुआ था 1919 में, और चाइना में हुआ था 1944 में, ठीक है, ये सब। और इससे जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उस पर भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, गोल्ड हमारे कंट्री से गोल्ड जाने लगेगा बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा तरीके से, जो कि हमारे कंट्री में जस्टिफाई नहीं करता है, हमारे कंट्री को बिल्कुल वीक कर देगा, अंदर से खोखला कर देगा ये चीज, ठीक है। फिर क्या है, रिक्वायर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और वल्नरेबिलिटी टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ, अब यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक का जो गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है वो भी गिर जाएगा,
क्योंकि अब जैसे कि अभी कोई गवर्नमेंट चल रही है वो बढ़िया चला रही है, आगे कोई गवर्नमेंट आएगी वो बेकार चला देगी। तो वहां पे गवर्नमेंट पे भी हमारा सवाल उठेगा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें जस्टिफाई नहीं किया है। सो गवर्नमेंट पे ये बात आती है। वल्नरेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। यानी अब वो जो है, जो गवर्नमेंट चल रही थी, वो स्टेबल नहीं रहेगी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी भी हट सकती है, लीडिंग पार्टी जो है वो हट सकती है, क्योंकि उनके चक्कर में हमारी जो कंट्री है वो वीक हो चुकी है। एक मिनट गाइस, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। तो चलो देखो अगला क्या है हमारा, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बात आती है कि मतलब फिर उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इतना ही था, मैंने बता दिया था। अब अगली स्लाइड, लास्ट स्लाइड है, और इसके बाद हमारी वीडियो आज खत्म हो जाएगी। चलो देखते हैं पहले ये इंडियन मनी मार्केट, सबसे बढ़िया भाई। ये देखो, अबे स्लाइड बनाते हो तुम लोग जरा, पीएनजी तो बढ़िया निकाला करो। ये देखो मुंबई लिखा है, मतलब क्या हो तुम लोग यार, छोड़ो। बनाया तुम लोगों ने। वह साले मैंने ही बनाया भाई। इंडियन मनी मार्केट क्या है? द इंडियन मार्केट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारी इंडिया की मनी मार्केट है, एक वाइटल रोल प्ले करती है। तुम लोग वाइटल का अगर मतलब नहीं पता है तो मैं एक मिनट लिख के तुम लोग को बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है नहीं, मतलब को ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करने का जाता है, नहीं होगा। मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को आगे बढ़ाने में। जैसे कि आप किसी को फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसी को लेनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेनी है, लेंडिंग, मतलब लेंडिंग बोरोइंग एक चीज होती है। तो इन ये सब के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर बने हुए हैं अपने कंट्री में, एक अलग अलग जगह बनी रखी है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डीएफआई, ये सब। कॉमर्शियल बैंक जो होता है नॉर्मल लोगों को तो देता ही है लोन, और सबको देता है। और कोऑपरेटिव बैंक उनको देता है, मतलब कम इंटरेस्ट पे फिर वो देता है। कॉमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट ले सकती है भाई, क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले बहुत इंटरेस्ट मांगते हैं। वैसे ही ये कोऑपरेटिव बैंक कम इंटरेस्ट लेती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि इंडिजीनियस बैंकर, मनी लेंडर, चिट फंड, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग आते हैं। जैसे कि तुम्हारे आसपास पड़ोसी जमींदार, ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कैसे लेते हैं ये लोग पता है? अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत होगी किसी पैसे की तभी तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और ना तो नॉर्मल इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। चिट मनी लेंडर्स हो गए, चिट फंड ज्यादा ये गांव में चलता है, बट अब गांव में भी कम ही हो गया है वैसे देखा जाए तो। अब आता है हमारा करता धरता आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मार्केट रेगुलेशन। ठीक है, फिर कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हो, इंटर बैंक एक्टिविटीज होती हैं वो सब। फिर क्या, फिर कंपोनेंट्स और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं एक बार, बस यही छोटा सा है, बस इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी यहाँ हमारी। और जो मैंने बताया था कि जैसे कि ये वाला, एक मिनट गाइस, ये वाला, ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और हमने बोला था, मैंने क्या बोला था, कोई नोट इशू वाला ना, आई थिंक नोट इशू वाले मैंने बोला था। ये मैंने बोला था हाँ, अगली वीडियो में कुछ चीज अगली वीडियो में ही सही नहीं किया। और नोट इशू कैसे होता है, हाँ ये वाला टॉपिक मैं अगली वीडियो में ही सही रहेगा, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो रेगुलेट आरबीआई करेगा, क्योंकि उसके अंदर आरबीआई ही आती है। While the organized sector operates less formal oversight, problems include an unintegrated structural seasonal function in demand and inadequate instrument. Reforms have focused on greater integration, new financial investment, better regulatory mechanism to enhance efficiency and stability। ये सब चीजें होती हैं, मतलब हमारी कंट्री के मतलब मेनली इनका काम क्या है आरबीआई का, मैं बताता हूँ तुमको। आरबीआई का काम ये है कि सारे बैंक सही से काम कर रही है कि नहीं, कोई घपला तो नहीं कर रही है किसी चीज में। तो वो सारा मतलब जितना परसेंट हमारे पास रखना होता है पैसा, वो रख रही है नहीं, अपने पास रख रही है कि नहीं। और आरबीआई को भी जरूरत पड़ती है तो वो भी उनसे पैसा लेता है। कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ती है तो उनसे पैसा लेता है। ये पूरी तरीके से आरबीआई अपना रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।